Welcome all of you in CMS Trust Education channel. Students, today we can study about the solution chapter. Today's topic are द्रवों का वाष्प दाब. कल हम लोगों ने द्रवों के वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था. परासरण दाब के क्या क्या नियम हैं. हम लोगों ने दो नियम पढ़े थे, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, तथा उस नियम की सहायता से विलयन का समीकरण भी पढ़ा था हम लोगों ने. उसी में हमने आपको बताया था समपरासरी विलयन, समदाबी विलयन और हाइड्रिक विलयन. जब समदाबी विलयन हमने आपको बताया था तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि स्थिर ताप पर विलयन का क्या होता है, वाष्प दाब बराबर होता है. लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आने लगा कि सर वाष्प दाब समझ में नहीं आया. तो हमारा आज का टॉपिक ही है द्रवों का वाष्प दाब. द्रवों के वाष्प दाब से हमारा क्या तात्पर्य है और हम लोग इसे कैसे समझेंगे, आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे. तो हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई बर्तन है और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है. जब हम लोग क्या करेंगे, इस पानी को गर्म करेंगे गैस पर रखकर, तो हमारा जो द्रव है, पानी है, वो क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा. अगर हमारा बर्तन खुला हुआ है तो जो वाष्प बनेगा वो इस बर्तन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो जब हम लोग किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है उनमें लगातार वृद्धि होने लगती है, और जो अणु पृष्ठ पर होते हैं, यानी जो अणु सतह पर होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है. और जब गतिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा तो वो क्या करेंगे, अपने पृष्ठ को छोड़कर बाहर चले जाएंगे, यानी वाष्पित हो जाएंगे. ठीक. और अगर हम यही प्रक्रिया लगातार करते रहेंगे तो जो द्रव का वाष्प है वो बाहर निकलता रहेगा. वाष्प हमारा बाहर ना निकले इसके लिए हम क्या कर दें, अपने बर्तन पर एक ढक्कन लगा दें. तो जो हमारा वाष्प है इस ढक्कन से टकराकर हमारे ही बर्तन में वापस चला आएगा. हम लगातार यह प्रक्रिया दोहराते रहें. कुछ समय पश्चात ऐसा होगा कि द्रव से जितना वाष्प बनेगा उस वाष्प से उतना ही द्रव प्राप्त हो जाएगा. मतलब कि मान लीजिए हमने पानी यहाँ तक भर रखा है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, वाष्प बनेगा. वाष्प बनेगा तो इसका जो आयतन अभी यहाँ तक है उस आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. हम मान लेते हैं लगभग हमारा आयतन अब कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया. इतना पानी गया कहाँ, तो ये पानी वाष्प में परिवर्तित हो गया, और वो जो वाष्प है उस बर्तन के जो हम लोग ढक्कन लगाए हैं उस बर्तन पे, उससे टकरा कर क्या हो जाएगा, पुनः उसी द्रव में वापस आ जाएगा. लेकिन हमको जो आयतन है वो इतना ही दिखाई पड़ रहा है, तो इतना जो पानी था वो कहाँ चला गया, वो कहीं गया नहीं, वो इसी बर्तन में है वाष्प बनकर. ठीक, वो इसी बर्तन में वाष्प बनकर है. लेकिन चूंकि अगर हम लोग ताप स्थिर कर देंगे, ताप को स्थिर कर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना द्रव से वाष्प बन रहा है उतना ही वाष्प से क्या हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है. ठीक. इस स्थिति में यानी साम्यावस्था में जब साम्यावस्था हम लोग क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, साम्यावस्था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्थिति में हमारा जो पानी है उससे जितना वाष्प बन रहा है उस वाष्प से उतना ही द्रव क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है. यानी इसमें दोनों प्रक्रिया हो रही है, एक तो वाष्पन हो रही है और दूसरी द्रवण, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, दोनों जो प्रोसेस हैं इसमें एक साथ हो रहा है. इधर तो इवेपोरेशन हुआ और जब ढक्कन से टकराया तो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया. दोनों प्रक्रिया लगातार चल रही है. और जब ताप स्थिर रहेगा, यानी ताप को हम बढ़ाएं नहीं, कोई एक स्थिर ताप कर दें, तो उस स्थिति में इन दोनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा. उस साम्य की स्थिति में, स्थिर ताप पर तथा साम्य की स्थिति में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब P, स्थिर ताप पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है. स्थिर ताप पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा. अब ये वाष्प दाब जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, द्रव की वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं. तो वाष्प दाब को तीन कारक प्रभावित करेंगे, द्रव की प्रकृति, ताप और अवाष्पशील विलय की उपस्थिति. अवाष्पशील विलय की उपस्थिति. द्रव की प्रकृति से क्या तात्पर्य है, अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हमारे पास जितने भी द्रव हों उनका क्वथनांक एक समान हो.
सभी का क्वथनांक क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। अगर उनका क्वथनांक भिन्न भिन्न है तो उनके द्वारा बनाए गए वाष्प की मात्रा भी क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। और अगर वाष्प की मात्रा भिन्न भिन्न है तो उनके द्वारा लगाए गए जो वाष्प दाब होंगे वो भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग यहाँ पानी गर्म कर रहे थे तो पानी से वाष्प बन रहा था। उस वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पे जो दाब लगाया गया उसे हम लोग क्या कह रहे थे? द्रव का वाष्प दाब कह रहे थे। अगर इसी पानी की जगह हम लोग पेट्रोल ले लें और आप लोग जानते ही हैं कि पेट्रोल खुले में क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। तो अगर हम पेट्रोल ले लेंगे तो पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है, अर्थात यह साधारण ताप पर ही वाष्पित हो जाता है। साधारण ताप पे वाष्पित हो जाएगा तो इसके द्वारा बनाए गए वाष्प की मात्रा अधिक होगी। वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो इसके ऊपर वाष्प दाब भी क्या लगेगा? अधिक होगा। इसलिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि पेट्रोल तथा डीजल में किसका वाष्प दाब अधिक होगा? तो हम लोग सिंपली बोलेंगे पेट्रोल का वाष्प दाब अधिक होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है। अच्छा, यहाँ वाष्प दाब जो है वो क्वथनांक की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। वाष्प दाब क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। चाहे हम लोग ऐसे लिख लें और चाहे वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती क्वथनांक, अर्थात क्वथनांक को बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब घट जाएगा, वाष्प दाब को घटाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक, तो जिस भी विलायक का या जिस भी द्रव का क्वथनांक अधिक होगा उसका वाष्प दाब कम होगा और जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। यही कारण है कि पेट्रोल का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है? डीजल से या पानी से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का क्वथनांक इन दोनों से कम होता है। ठीक, तो जिस भी विलायक का क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। अब द्रव की प्रकृति हमारी हो गई, हम लोग इससे जान पाए जिसका क्वथनांक कम उसका वाष्प दाब अधिक। अब दूसरा हम लोग आते हैं ताप पे। मान लो हम लोग यही पानी गर्म कर रहे हैं, अभी कम ताप दे रहे हैं इसको, तो कम वाष्प बनेगा। ताप की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जो वाष्प है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो वाष्प दाब है इस द्रव पे वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सिंपली है कि ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो इसके लिए फार्मूला भी है 2.303 log base 10 P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H/R ब्रैकेट में T2 - T1 अपॉन T1 इंटू T2। T2 - T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग जो हमें ज्ञात करना हो, ये जो P2 और P1 है ये क्या है? द्रव के वाष्प दाब हैं। इनमें से किसी भी P1 या P2 का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं, ताप भी ज्ञात कर सकते हैं। जो डेल्टा H है ये हम लोग क्या है? वाष्पन की एंथैल्पी है। और R रिडबर्ग नियतांक है या गैस नियतांक भी हम लोग कह सकते हैं इसको। हाँ, तो हम लोग द्रव की प्रकृति जान गए कि क्वथनांक जितना कम होगा वाष्प दाब उतना अधिक होगा। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। अवाष्पशील विलय, तो अवाष्पशील विलय हमने पहले ही बताया था आपको कि अवाष्पशील विलय किसे कहेंगे? अवाष्पशील विलय उन्हें कहेंगे जो विलय वाष्पित नहीं होते हैं। जैसे हमारा चीनी हो गया, नमक हो गया, अगर हम लोग पानी में घोलें तो ये वाष्पित नहीं होंगे। अब अगर हम लोग इन्हें मिला दें, मान लो पानी लेते हैं और पानी में हम लोग क्या मिला दें? चीनी मिला दें। ठीक, तो पानी का क्वथनांक, पहले पानी था, चीनी मिलाया तो शरबत बना, शरबत को हम लोग विलयन कहेंगे। तो जो विलयन बना उसका क्वथनांक पानी से ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो जब भी हम लोग कोई अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो अवाष्पशील विलय क्या होते हैं? विलायक की सतह पर आ जाते हैं, जिससे विलायक के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी पहले बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऊर्जा का मान वह विलय ही अवशोषित कर लेता है। अतः अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो विलायक हैं, उनकी विलायक के कण हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है। और गतिज ऊर्जा का मान घट जाएगा तो पहले की अपेक्षा वाष्प में कम परिवर्तित होंगे। कम परिवर्तित होंगे तो वाष्प भी कम बनेगा। ठीक, तो अगर हम लोग अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि क्वथनांक घट जाएगा। मान लो हम लोग पानी लेते हैं, अगर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और हम इसमें चीनी मिला देते हैं तो चीनी मिलाने पर
हो सकता है इसका क्वथनांक 90 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब कितनी चीनी मिला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, 90 हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है, 95 हो जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका जो क्वथनांक है वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब क्वथनांक घटा तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। तो सिंपली अगर हम लोग समझें तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो है वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। अब इसी अवाष्पशील विलय के कारण जो क्वथनांक में अवनमन होता है, घटना मतलब अवनमन, तो जो क्वथनांक में अवनमन हो रहा है उसकी व्याख्या एक बहुत ही प्रसिद्ध रसायन शास्त्र है राउल्ट, उन्होंने किया था। उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। थैंक यू। अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक यू।